विश्व के सभी मानवों को वैद गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाएं। यहाँ लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति हुई, आपाती शासन को उलट दिया गया। 25 जून 1975 को देश पर आपात स्थिति का संकट थोप दिया गया। स्वतंत्र भारत अवाक रह गया। उसके चीर पोषित राजनीतिक मूल्यों पर गहरा संकट छा गया। सारे राजनीतिक नेताओं को पकड़ करके जेलों में ठूस दिया गया। उसे बिना भोजन का कितने को तो तड़पा तड़पा करके मार दिया गया। मेरा संसार तो खंड खंड होकर मेरे चारों ओर बिखरा पड़ा है। मेरा विचार है कि अपने जीवन काल में तो मैं उसे अखंड रूप में पुनः नहीं देख सकूंगा। कैसे हृदय बेदारक वाक्य चंडीगढ़ में अपनी कारावास दैनंदिनी जेल डायरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इन्हीं वाक्यों को प्रारंभ की थी। जब उन्हें आपात स्थिति की घोषणा के फलस्वरूप आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के अधीन निरुद्ध कर दिया गया था। याद होगा 25 दिसंबर 1975। वास्तव में यह देशवासियों की मना स्थिति का प्रतिबिंब था। 26 जून 1975 को आपात स्थिति के वज्रपात ने तो देश को शून्य ही कर दिया था। लोगों के मूल नागरिक अधिकारों का गला घोंट दिया गया। समाचार पत्रों का मुंह बंद कर दिया गया था। न्यायालयों को निरर्थक बना दिया गया था। कोर्ट कचहरी सारे को निरुद्ध बंद कर दिया गया था। सबका पावर सीज कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 70 करोड़ जनसंख्या को समूचे स्वाधीन राष्ट्र को रातों रात गुलाम बना दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंधकार और घना होता चला गया। एक प्रकार से वर्तमान दास्ता पूर्ववर्ती बाह्य ब्रिटिश दास्ता से भी अधिक घुटन भरी थी। अंग्रेजों के शासनकाल से भी खतरनाक शासन था इंदिरा गांधी के, कांग्रेस के। इस बार समाचारों पर पूर्ण प्रतिबंध था। विरोध अथवा बंदी बनाए गए नेताओं को ठिकाने के बारे में एक भी शब्द नहीं छपता था। चरित्र हनन की तो पराकाष्ठा हो गई थी। बंदी नेताओं और प्रतिबंधित संगठनों पर, विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सरकार ने भी जी भरकर कीचड़ उछाली। रेडियो, दूरदर्शन और जी हुजूर प्रेस सभी तो चरित्र हनन का वह गर्दभ राग अलापने लगे। आपात घोषणा का मुक्त कंठ से गुणगान किया गया। नई व्यवस्था ने भांति भांति के नारों का आविष्कार करके प्रतीक वाक्यों का एक लंबा चौड़ा आडंबर रचने का प्रयत्न किया गया। जैसा नया अनुशासन, 30 सूत्री कार्यक्रम, लोकतंत्र को फिर से पटरी पर लाना, सेना और पुलिस को जयप्रकाश के आह्वान की अराजकता और अनर्थ से देश की रक्षा आदि। क्या भारत ने घुटने टेक दिए थे? ऐसा लगता था जैसे इंदिरा गांधी ने अपने समक्ष उपस्थित सभी चुनौतियों का एक ही झटके में सफल उत्तर दे दिया हो। लोकनायक की लोक क्रांति, प्रतिमूल समाचार पत्र,
गुजरात निर्वाचन के प्रतिकूल परिणाम, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, उच्च स्थानों पे भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का प्रतिदिन संसद में भंडाफोड़ जैसी कष्टदायक तोपों का मोह सदा के लिए शांत कर दिया गया था। लोकतांत्रिक जगत अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र बिना किसी विरोध के इतनी सरलता से घुटने टेक सकता है। समूचा संसार अनुभव कर रहा था कि भारत लंबी तानाशाही के भंवर में फंस गया है। उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। घटाक्षेप अंधकार था। प्रकाश का कोई कोना क्षीण किरण तक न थी। किंतु देश के सौभाग्य से यह वास्तविक स्थिति नहीं थी। यद्यपि आपात स्थिति ने देश को स्तब्ध कर दिया था। कारण यह था कि सभी प्रकार की संचार व्यवस्था यथा समाचार पत्र, पत्रिकाओं, मंच, डाक सेवा और निर्वाचित विधान मंडलों को ठप कर दिया गया था। प्रश्न था कि ऐसी स्थिति देश भर में विरोध पक्ष को कौन संगठित करे। इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। संघ का देश भर में शाखाओं का अपना जाल था और वही इस भूमिका को निभा सकता था। संघ ने प्रारंभ से ही जन जन से संपर्क की प्रविधि से अपना निर्माण किया है। जन संपर्क के लिए वह कभी भी प्रेस अथवा मंच पर निर्भर नहीं रहा है। अतः संचार माध्यमों को ठप करने का प्रभाव अन्य दलों पर तो पड़ा, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उसका रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अखिल भारतीय स्तर के उसके केंद्रीय निर्णय प्रांत विभाग, जिला, तहसील के स्तरों से होते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। जब आपात घोषणा हुई और जब तक आपातकाल चला, उस बीच संघ की यह संचार व्यवस्था अति सुचारू ढंग से चली। पहले ही उसके हजारों कार्यकर्ता बंदी बना लिए गए थे। संचार की ये कड़ियां केवल संघ के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित नहीं थी। इसकी परिधि में विपक्ष की सभी शक्तियां आ जाती थी। अच्युत पटवर्धन ने लिखा, इंडियन एक्सप्रेस 9 जून 1979। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वे स्वयंसेवक राजनीतिक प्रतिरोध करने वाले किसी भी अन्य समूह के साथ मिलकर उत्साह और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए तथा घोर दमन, झूठ का सहारा लेने वाले पैशाचिक शासन का जो भी विरोध कर रहे हों, उनके साथ खुलकर सहयोग करने और साथ देने के लिए तैयार थे। कारागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ रहे सैकड़ों अन्य लोगों ने के अनुभव श्री पटवर्धन के विचारों की पूरी पुष्टि करते हैं। प्रारंभ में ही संघ के पुराने काले कर्मठ कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को श्री जयप्रकाश नारायण ने पूर्ण अधिकार दे दिया था कि वे लोक संघर्ष समिति के सचिव के रूप में भूमिगत प्रतिरोध का संगठन करे। किंतु शीघ्र ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के लिए यह पकड़ पुरस्कार जैसी थी। तब कांग्रेस के श्री रविंद्र वर्मा ने बागडोर संभाली। संघ संवर्गों के साथ काम करने के लिए उनके अनुभव सत्य का उद्घाटन करते हैं। लोक संघर्ष समिति की यह प्रतीक प्रांतीय इकाई के मुख्य संगठनकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम 22 दिसंबर 1975 के अपने पत्र में उन्होंने कहा था, आपके प्रांत के समाचार सुनकर मैं गदगद हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि कुशल योजना पूर्वक कितना अधिक कार्य आप सब लोगों ने किए हैं, जिसका यह परिणाम है। जब से मैं आपके
तथा अन्य मित्रों के संपर्क में आया हूँ, तब से अब तक आप सब मित्रों की समुची मंडली के लिए मेरे मन में सर्वोच्च समादर स्नेह भाव रहा है। आपने जो कार्य किए हैं और सफलता प्राप्त की है वह अन्य अनेक लोगों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है। भूमिगत आंदोलन के ताने बाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के घर महानतम वरदान सिद्ध हुए और इसके कारण ही गुप्तचर अधिकारी भूमिगत कार्यकर्ताओं के ठौर ठिकानों अथवा उनके मिलन स्थलों का पता नहीं चला सके। इन घरों में न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही बल्कि संघर्ष समिति के अन्य सभी कार्यकर्ताओं को भी शरण मिलती थी। वहाँ कोई विभेद नहीं किया जाता था। यथा श्री कर्पूरी ठाकुर को प्रायः संघ कार्यकर्ताओं के घरों में आश्रय दिया जाता था। अब संघ शाखाएं समस्त संघर्षरत का संवर्गों के संपर्क और संगठन हेतु गतिशील भूमिगत केंद्र बन गई थी। वे प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा आपसी सद्भाव और सहयोग के क्रांतिमान केंद्रों में परिणत हो गई थी। और यह सब आपात स्थिति थोपे जाने के कुछ ही दिनों के भीतर आरंभ हो गया। 27 जून को सरसंचालक श्री बाला साहब देवरस ने सभी स्वयंसेवकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे आपात घोषणा की चुनौती को स्वीकार करें। आने वाले संघर्षों के लिए जन साधारण तथा जन संगठन के कार्य में प्राण तन मन धन से जुट जाएं। ये सरकार की प्रतिष्ठा धूल में मिली सर्वाधिक निर्णायक चुनौती यह थी कि जन जन के साथ किस प्रकार जीवंत संपर्क स्थापित किया जाए, संघर्ष का संदेश दिया जाए। भूमिगत साहित्य ही एकमात्र उपाय था। यहाँ भी संघ तंत्र इस समस्या की कसौटी पर खरा उतरे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के घरों पर ही प्रतिलिपिकारों पांडु डुप्लीकेटिंग यंत्र लग गए। गुप्त मुद्रणालय भी खोले गए। देश भर के सैकड़ों साहसी मुद्रक आगे आए। सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चिंता और चुनौती थी। अटूट क्रम और नियमित रूप से सैकड़ों नामों से पाक्षिक पत्र देश भर में निकलते रहे। जिला स्तर के समाचारों का संक्षेप प्रांतीय स्तर पर किया जाता था और उन्हें केंद्रों को भेज दिया जाता था। फिर वहां से अखिल भारतीय केंद्रीय विज्ञप्ति बुलेटिन सभी प्रांतों को भेजी जाती थी। अमेरिकी पत्र न्यूज वीक के जैक एंडरसन और जॉर्ज लेस्ले जैसे विदेशी संवाददाताओं को ऐसे समाचारों का नियमित प्रेषण दिल्ली में किया गया। कुछ समय बाद सत्य समाचार नामक केंद्रीय संदेश पत्र बुलेटिन नियमित रूप से दिल्ली से प्रकाशित किया गया। आपात स्थिति में घिनौने रूप को उजागर करने के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। छात्रों, श्रमिकों, महिलाओं, किसानों, पत्रकारों, प्रवक्ताओं, उद्योगपतियों के नाम से की गई विशेष अपीलों उन वर्गों में बांटी गई। इन संदेश पत्रों में देश के विभिन्न भागों में चल रहे संघर्ष में सम्मिलित महारथियों, उनके ओजस्वी संदेशों, विदेशों में संघर्ष की प्रति ध्वनियों, चुटीले व्यंग चित्रों, नारों, 9 अगस्त तथा 15 अगस्त गांधी जयंती, विजयादशमी, संक्रांति, 26 जून आदि जैसे विशेष अवसरों पर लोक आह्वान संबंधी प्रेरक समाचार रहते थे। प्रतीक्षा तूर लोग उन्हें चटनी की भांति चाट जाते थे। कैसा विरोधाभास! कहाँ नियमित समाचार पत्र जो एक प्रकार से सरकारी प्रचार मात्र रह गए थे और कहाँ ये भूमिगत संदेश पत्र जो जनमानस में प्रतिष्ठित हो गए थे। खुला संघर्ष जब भी रंच मात्र अवसर मिलता, भूमिगत आंदोलन भूतल आंदोलन बन जाता। 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी के जन्म दिवस पर
गांधी जी के संदेश वाले बिल्लों और भित्ति पत्रों पोस्टरों का वितरण और प्रदर्शन किया गया। संदेश था, असत्य और अन्याय के आगे झुकना कायरता है। पुलिस ने इस अभियान पर भी कड़ा प्रहार किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेल के शिकंजों में बंद कर दिया गया। अक्टूबर 1975 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन का भी संघ ने भरपूर लाभ उठाया। सम्मेलन में आमंत्रित विरोध पत्र के नेताओं ने बड़े सम्मेलन में घोर विरोध प्रकट किए। बाद में ऐतिहासिक लाल किले में प्रतिनिधियों के सम्मान में सार्वजनिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें भी अधिकारियों के कड़े सुरक्षा प्रबंधन की परवाह न करते हुए संघ सेवक सत्याग्रहियों के ने निर्भीक होकर प्रदर्शन किए। 9 नवंबर 1975 के अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित इन घटनाओं के बारे में सनसनीदार समाचार को पढ़कर समूचा स्वतंत्र संसार स्तब्ध रह गए। और फिर जन जन के जागरण का एक बड़ा अवसर आया। सरकार ने संविधान में प्रस्तावित 42वें संशोधन पर सार्वजनिक वाद विवाद का अति समिति अवसर प्रदान किए थे। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट था, वह जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को जानने का नाटक भर करना चाहती थी। इस पर अवसर को भी हाथ से नहीं जाने दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समूचा भूमिगत तंत्र सक्रिय हो गया। ऊपर अखिल भारतीय स्तर से लेकर के नीचे जिला स्तर तक गोष्ठियों सम्मेलनों का आयोजन किया गया। लेखकों, पत्रकारों, राजनेताओं, शिक्षा शास्त्रियों, वकीलों के प्रत्यक्ष संपर्क किए गए। उनमें उनसे सर्वा संवैधानिक संघर्ष में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया। फल वास्तव में आशातीत मिला। लोक उत्साह और प्रतिक्रिया के प्रेरणादायी और मर्मस्पर्शी दृश्य देखने में आए। स्पष्ट था कि राष्ट्र की अंतश्चेतना जाग उठी थी। इस प्रकार स्वतः स्फुरित आंदोलन होते रहे। संगठन कार्य बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित नहीं था, वह मलिन बस्तियों और ग्रामवासियों तक पहुंचाया गया। धार्मिक त्योहारों, भजन, चिकित्सा, शिक्षा कक्षाएं, युवा क्लब, धीरे धीरे ये सब के सब जन जागरण के माध्यम बन गए। स्मरण रहे कि संघ यह सब उस समय कर रहे थे जब उसके 1 लाख से भी अधिक स्वयंसेवक कारागारों में बंद थे। धन संग्रह कार्य भी पूर्णतया भूमिगत ताने बाने पर निर्भर था। हजारों भूमिगत कार्यकर्ताओं को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। विज्ञप्तियों का साइक्लो स्टाइलिंग और मुद्रण होते थे। जिन परिवारों के प्रमुख कमाऊ सदस्यों को मीसा के अधीन बंदी कर बना लिया गया था, उनका भरण पोषण करना पड़ता था। अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रमुख नेता ने, जो संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, समूचे देश का प्रवास किए, परंतु सर्वाधिक योगदान संघ स्वयंसेवकों एवं समर्थकों का रहा। विश्वास की कसौटी पर खरा उतरे। केंद्रीय लोक संघर्ष समिति को एक कठिन निर्णय लेना था कि विराट जन सत्याग्रह प्रारंभ किया जाए या नहीं। संचार माध्यम ठप कर दिए गए थे। समाचारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के अधीन सक्रिय विरोधी नेताओं के मुंह बंद कर दिए गए थे। समाचार चारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन सब बातों का यही लगता था कि जन आंदोलन चलाना व्यर्थ होगा। कुछ लोगों का विचार था कि हो सकता है कि आंदोलन चले ही नहीं, उससे समूचे आंदोलन का मनोबल टूट जाएगा। यह सरकार के प्रचार शास्त्रागार के लिए एक और शस्त्र ही सिद्ध होगा।
यदि आंदोलन चल भी पड़े तो तानाशाह ऐसे आंदोलनों को तनिक परवाह नहीं करेगी, बस इतना करेगी कि 1 लाख और लोगों को कारागार में ठूस दे, आंदोलन स्वतः ठप हो जाएगा। किंतु एक दृष्टिकोण यह भी था कि कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, राष्ट्र के संघर्ष भावना को धधकाए रखना, अन्यथा अब अथवा आगे भी राष्ट्र के लिए कोई आशा नहीं रह जाएगी। विश्वास उत्पन्न करने वाला एक और कारण भी था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो भूमिगत व्यवस्था गठित कर रखी थी वह इतनी उत्कृष्ट थी कि इस कार्य को पर्याप्त गति और दक्षता से चला सकती थी। ये दोनों दृष्टिकोण यरवदा बंदीगृह में श्री बाला साहब देवरस के पास भेज दिए गए। शीघ्र ही उनका प्रखर निर्खर आ गया। आगे बढ़ो, सत्याग्रह छेड़ दो। निर्णय ऐतिहासिक था। संघ के प्रति जो विश्वास व्यक्त किए गए थे वह कसौटी पर आशा से भी अधिक खरा उतरा। कुल 1,30,000 सत्याग्रहियों में से 1 लाख से ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। मीसा के अधीन जो 30,000 लोग बंदी बनाए गए थे उनमें 25,000 से भी अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, संवर्ग थे। इस समुची भीषण उथल पुथल के पीछे एक मौन तपस्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवकों, उनके परिवारों और शुभ चिंतकों की थी। वे शांत भाव से अति कष्ट भोग रहे थे, असीम त्याग कर रहे थे। उनमें से हजारों अपनी शानदार नौकरियां गंवा बैठे, हजारों का व्यवसाय और धंधा चौपट हो गया, हजारों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और देश के हर भाग में हजारों कार्यकर्ता कारागारों में भर दिए गए। बंदीगृहों में उन्होंने कौन सा कष्ट नहीं झेला। स्वास्थ्य चौपट करने वाला भोजन था, भयंकर गंदगी थी, नाक सड़ाने वाली दुर्गंध थी, कड़ाके की ठंड थी, खटमलों, कीड़ों और मच्छरों की सेना थी, पग पग पर अपमान था, अमानवीय अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार था। अपमान ही अपमान था। देश भर के अनेक प्रमुख कारागारों में मीसा बंदियों और सत्याग्रहों पर लाठियों आदि के जो बर्बर प्रहार किए गए उनसे सैकड़ों के अंग भंग हो गए और सिरों से रक्त बहने लगा था। ऊपर के कारागार में अधिकारियों की घोर उपेक्षा, कैसी कर्तव्य निष्ठा थे। कुछ भी हो, अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ी। कुल मिलाकर लगभग 100 का कार्यकर्ता अधिकांशतः बंदीगृहों में और कुछ बंदीगृह के बाहर इस संघर्ष में बलिदान हो गए। उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख श्री पांडुरंग क्षीरसागर भी थे। कुछ तो अपनी भरी जवानी में दिवंगत हुए। उनमें से अनेक पूर्णकालिक पूर्णतया समर्पित प्रचारक थे। उन्होंने अनेक दशकों तक निस्वार्थ भाव से देश की सेवा किए। रक्त श्वेत का मूल्य पुलिस के हवालातों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जो यातनाएं झेलनी पड़ी उन्हें पढ़ करके सुन करके तो अभी भी रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। तानाशाही तो आंदोलन की रीढ़ तोड़ने पर तुली हुई थी, उसे मर्म स्थान पर ज्ञान था। इस संबंध में केरल अग्रणी रहा। सार्वजनिक स्थानों पर अहिंसक सत्याग्रहियों पर लाठी बरसाना तो सामान्य बात थी। कसारगोड़ तहसील में पुलिस की एक बटालियन ने अनेक गांवों पर आक्रमण किए, उनका बागान नष्ट कर दिए, कारखानों, घरों, होटलों, अन्य के भंडारों में आग लगा दी।
सत्याग्रहों को नंगा किया गया, उन्हें पुलिस जीप के आगे आगे दौड़ाया गया, सत्याग्रहों को पीटा गया। जब वे मूर्छित हो गए तो उन्हें चलती जीप के नीचे फेंक दिया गया। पूरे 1 सप्ताह तक उन्हें भूखा रखा गया। अन्न तो अन्न, उन्हें एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया। कन्नानूर केंद्रीय कारागार इन यंत्रणाओं पर परंपरागत था। नालादार बूटों से ठोकर मारी जाती थी। अंधेरी और सीलनदार कोठरियों में बंदियों को पशुओं की भांति ठूस दिया जाता था। वहां बिच्छू और सर्प प्राय छत से टपक जाते थे। महीनों यह क्रम चलता रहा। कर्नाटक एरोप्लेन चक्कर घीने में परंपरा पारंगत था। एक सत्याग्रही का अनुभव। रात्रि के 2 बजे मुझे मेरे घर से घसीट ले गए। मुझे नंगा करके रात भर पीटा गया। सारी देह शरीर नीले पड़ गए। सहायक पुलिस आयुक्त ने मेरे संवेदनशील अंगों को जलती सिगरेट से दागा। मैं नंग धड़ंग सारी रात कड़कती ठंड में ठिठुरता रहा। हवालात में मूत्र की भयंकर दुर्गंध आ रही थी। अगले दिन एरोप्लेन की बारी आई। मेरे हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। मुझे चरखी चूल्ही पर वेगपूर्वक चक्कर कटाए गए। ये भीषण यंत्रणा को मैं सहन न कर सका और अचेत सा हो गया। इस अवस्था में भी मेरे शरीर पर लाठियों की वर्षा होती रही। जलती सिगरेटें मेरे अंगों को घुसेड़ी गई। महिला सत्याग्रहों पर भी तरस नहीं खाया गया। उन्हें भी अपमान और अवमान मां के कड़वे घूंट पीने पड़े। बंगलौर की एक महिला सत्याग्रही गर्भवती थी। उसके प्रसव के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रसव के बाद उनकी हथकड़ियां खोल दी गई, पर उनके पैर पलंग के साथ जंजीर में बांध दिए गए। वापस बंदीगिरी भेजते समय ही पैर के बंधन खोले गए। संघ की पंजाब शाखा के प्रांतीय सचिव को बूट की ठोकरें लगाई गई। उन्हें दिन भर दागती धूप में खड़ा रखा गया। 4 दिन तक रात्रि में उन्हें पल भर के लिए भी सोने नहीं दिया गया। पुलिस थाने के आंगन में उन्हें नंगी कोहनियों के बल रेंगने के लिए बाध्य किया गया। उसके पायजामा में चूहे छोड़ दिए गए। पायजामा के निचले सिरे को बांध दिए गए। उन्हें नंगा करके भूमि पर छाती के बल लिटा दिया गया। लकड़ी का एक बड़ा सा डंडा उसकी टांगों पर रख दिया गया और 2 पुलिसकर्मी उस पर खड़े हो गए। वे बार बार अचेत होते रहे, परंतु उस अवस्था में भी उन्होंने पुलिस द्वारा गढ़े गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए। मध्य प्रदेश के सत्याग्रहों को उल्टी सुलटी यौन मुद्राओं के लिए बाध्य किया गया। उन्हें बाध्य किया गया कि वे एक दूसरे के मुंह में मूत्र करें। जब तक वे अचेत नहीं हो जाते उन्हें पीटा जाता था। 65 वर्ष से भी अधिक आयु वाले एक वृद्ध सत्याग्रह पर भी तरस नहीं खाया गया। उनकी चेतना अगले दिन लौटी, परंतु उनमें से किसी को भी झुकाया नहीं जा सका। उन्होंने जीवट के साथ इस यातना को झेला। कारागार में बने गुरुगृह संघ संवर्गों और उनके परिवारों ने जो साहस और शौर्य दिखाए, जिसका उसने अन्य वर्गों के आत्मविश्वास और सहनशील शक्ति को न केवल कारागार के अंदर बल्कि उनके बाहर भी सींचा। उन्होंने कारागारों को तो आवासीय विश्वविद्यालय बना दिए। सभी ने वहाँ कुछ न कुछ नया सीखा। यथा खेल, भाषाएं, योगासन, कुश्ती, गीत, भजन, होम्योपैथी, प्राथमिक चिकित्सा आदि संगठनों का आयोजन किया गया। सभी मतों के त्यौहार मनाए गए। सभी ने उनमें भाग लिए। पुस्तकें पढ़ी गई, उन पर चर्चाएं हुई, नाटक लिखे गए, खेले गए, विशेष अध्ययन किए गए।
और पुस्तकें लिखी गई, हस्तलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन वितरण किया गया, उनके विशेषांकों का विमोचन किया गया, काव्य पाठ हुआ, कठोर यातनाएं की गई, पर यह सब हंसते हंसते झेला आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने। उससे समूचा वातावरण ही जैसे जीवंत हो उठा। इसमें संदेह नहीं, घोर अंधकार और अनिश्चय त्रासदायी क्षण भी रहे। विशेषतः चुनाव की घोषणा से पूर्व 2 दिनों के में संघ संवर्गों लोगों को डूबते मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्ण शक्ति लगानी पड़ी। यरबदा बंदीगृह में अनेक राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं और नेताओं भी बंद थे। वहाँ भी बाला साहब देवरश ने अन्य सभी को धैर्य बंधाया। संशयग्रस्त आत्माओं के लिए उनका उत्तर था, शांत रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हम निश्चय ही इस अग्नि परीक्षा में खरे सिद्ध होंगे। कब और कैसे यह तो मैं अभी नहीं बता सकता, पर यह मेरे अंतरात्मा की वाणी है। मैं आगे चलकर उनके ये शब्द अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए। न केवल सहन शक्ति और त्याग के क्षेत्र के अपिरती दूरदर्शिता क्षेत्र में भी संघ संवर्ग उनके परिवारों ने उत्कृष्टता का परिचय दिया। भूमिगत कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के संबंध में माताओं ने जिस सतर्कता और विवेक का परिचय दिया, उनका तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में संघ के तुमकुर जिला प्रचारक को पता चला कि कतिपय स्थान के नगर कार्यवाह की पत्नी प्रसव के बाद गंभीर रूप से रुग्ण हो गई है। उनका हालचाल पूछने वहां चले। छोटा सा घर था, महिला की दशा अति क्षीण थी, वह अर्धचेतन सी थी, सभी घोर निराशा में डूबे थे। उस अवस्था में भी महिला ने प्रचारक को पहचान लिया। तुरंत ही वह कुछ बोलने का प्रयास करने लगी, किंतु उनके शब्द गले में अटक गए। तब उसने अपना हाथ अग्रिम द्वारा की गई दिशा में हिलाया। प्रचारक की समझ में कुछ नहीं आया। उसने महिला के पति से पूछा कि वह क्या कहना चाहती है। पति ने कहा, 2 दिन पूर्व ही पुलिस आपको खोजते हुए यहाँ आई थी। सड़क से हमें देखा जा सकता है, अतः वह हमसे द्वार बंद करने के लिए कह रही है। आहा, भूमिगत कार्यकर्ताओं के प्रति कितना गहन स्नेह चिंता का भाव। वास्तव में वे ही माताएं और बहनें थी जिन्होंने मां दुर्गा की भांति भूमिगत आंदोलन की रक्षा की। अतः कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भारत में सर्वदिन से विनाशकारी रहे हैं। जनताओं के साथ घोर अत्याचार किए, पापाचार किए, यौनाचार किए। 10 साल 15 साल के बच्चे तक को ट्रेन में पकड़ करके बंध्याकरण किए थे। वह आपातकाल की स्थिति आज भी याद करके आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलना भी हिचकियां तक रुक जाती है। अतः बंधुओं, हमें इससे सावधान रहना होगा। राष्ट्र को अगर बचाना है तो हम सब एक हो जाएं, सभी सनातनी एक जगह अपना मत दें। बंधु, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।